हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर्टी पाया जाता है और वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। पहला इंस्ट्रूमेंट्स है पीएमएमसी और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स है एमआई, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है। अब सवाल ये है कि पीएमएमसी का यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी इसमें है भाई। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स में एक मूविंग कॉइल्स हुआ करता था जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। आप लोगों को आज के डेट में पता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में एक मूविंग कॉइल्स होता है। तो जब इसका मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक मूविंग कॉइल होगा और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ऑब्वियसली उसको हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं। वो डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑब्वियसली इसके मूविंग कॉइल पे ही प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मूविंग कॉइल्स वाला, ये पीएमएमसी वाला प्रॉपर्टी है जो कि इस इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। अब मूविंग आयरन का या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का कौन सा प्रॉपर्टी इसमें होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो एसी और डीसी दोनों मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट दोनों के लिए ही एमआई इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी इसमें भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट इसमें एक बहुत बढ़िया खासियत ये है कि ये सेम एक्यूरेसी एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट के लिए देता है। फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, ये सेम एक्यूरेसी या कह सकते हो हाई एक्यूरेसी देता है एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट के लिए, इसीलिए इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। आज मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो पीएमएमसी वाला ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। पीएमएमसी का वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग को याद होगा, तो मैंने बताया था कि जिस प्रिंसिपल पे डीसी मोटर काम करता है बिल्कुल उसी वर्किंग प्रिंसिपल पे पीएमएमसी भी काम करता है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी अपना डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। और डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग को याद होगा, डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसमें यह बताया गया है कि जब किसी मूविंग आयरन को जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को या जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे एक फोर्स लगता है जिसके कारण उसमें मूवमेंट होता है। यही सेम वर्किंग प्रिंसिपल इस इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स का भी है। तो बहुत सारा इसका इंट्रोडक्शन का पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसका कुछ पॉइंट है उसको बस देख लेते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है ये? एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब समझ में आया? जैसे पीएमएमसी में आप लोगों ने मूविंग कॉइल देखा था, बिल्कुल वैसा ही मूविंग कॉइल्स यहाँ पे भी होगा। बट एक चीज का डिफरेंस होगा, वहां पे जो मूविंग कॉइल्स था उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो कोर पे किया गया था। एक कोर बॉडी था, उस पे मूविंग आयरन का कंस्ट्रक्शन किया गया था। बट यहाँ पे कोई भी कोर बॉडी नहीं होगा, ये एयर में ही इसका मूविंग कॉइल्स का कंस्ट्रक्शन किया रहता है, जो कि अभी हम कंस्ट्रक्शन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इट इज यूज एज अमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर। इसको यूज किया जाता है अमीटर के रूप में, वोल्टमीटर के रूप में या वाटमीटर के रूप में, या बोल सकते हो इसको अमीटर के अंदर में, वोल्टमीटर के अंदर में और वाटमीटर के अंदर में यूज किया जाता है। अगर इसको बोला जा रहा है कि अमीटर के अंदर में, वोल्टमीटर के अंदर में और वाटमीटर के अंदर में यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स है इसको करंट मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाएगा। किसके लिए? करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एंड पावर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी इस पॉइंट को याद रखोगे। ठीक है, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको करंट मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट एंड पावर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रुक के एक और इसका स्पेशल बात है जो कि आप लोगों को अभी से जानना चाहिए। जो इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स है इसको खास करके पावर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो पावर मेजरमेंट के लिए इसको खास करके यूज किया जाता है। आगे की क्लासेस में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर वाटमीटर। वाटमीटर पावर को मेजर करने वाला मेजरिंग डिवाइस होता है और उसके नाम में रहेगा इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर वाटमीटर।
तो यानी कि वो एक ऐसा वाट मीटर होगा जिसमें इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होगा। क्लियर है? तो ऐसे तो इसको तीनों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, करंट, वोल्टेज और पावर, लेकिन इसको स्पेशली पावर मेजरमेंट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट सर्व एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड सेम एक्यूरेसी फॉर बोथ एसी एंड डीसी। बोला जा रहा है कि इसको हम लोग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरह सर्व करते हैं या यूज करते हैं, और ये प्रोवाइड करता है सेम एक्यूरेसी फॉर बोथ एसी एंड डीसी। इसका मतलब ये है कि ये एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट दोनों के केस में ही सेम एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेम एक्यूरेसी एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट के लिए देते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। कई एक बार भाइभा में, कॉलेज का जो आप लोग का भाइभा होता है, वहां पे मेजरमेंट का या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी भाइभा होता है, वहां पे ये सब पूछा जाता है, what do you mean by transfer instruments? Can you explain transfer instruments? तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेम एक्यूरेसी एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट के लिए देता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? देखो अलग से हमने लिख भी दिया है। ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स इज ए सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स which used for DC measurement as well as AC measurement without any modification. विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बोला गया कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है विच यूज फॉर डीसी मेजरमेंट एज वेल एज एसी मेजरमेंट, जिसका उपयोग डीसी मेजरमेंट के लिए और एसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी आपको मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। वही सेम इंस्ट्रूमेंट से एसी का मेजरमेंट कर लो, उसी सेम इंस्ट्रूमेंट से डीसी का मेजरमेंट कर लो, इसमें किसी भी मॉडिफिकेशन या इसके इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस का जरूरत नहीं है। इसके कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स गिव द सेम एक्यूरेसी विथ डीसी एंड एसी मेजरमेंट। बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स होता है सेम एक्यूरेसी देता है एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए। क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्किंग प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है। द इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट ए फोर्स इज अप्लाइड on a current carrying conductor placed in magnetic field। अभी कुछ देर पहले भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कार्य सिद्धांत। इसका कार्य सिद्धांत क्या है? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे एक फोर्स लगता है, और ये कार्य सिद्धांत आप लोगों का पहले से जाना पहचाना है। ठीक है, पीएमएमसी में हमने बताया था, और हमने ये भी बताया था कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के डायरेक्शन को और एम्पलीट्यूड को दोनों को ही डिटरमाइन किया जा सकता है। जो फोर्स का वैल्यू होता है वो BIL होता है। ठीक है, फोर्स का वैल्यू जो होता है BIL होता है, B फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I फॉर करंट होता है, और L इंडक्टेंस होता है। ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता है। L क्या होता है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता है। और फिर हमने बताया था कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज डिस्कस किया हुआ आप लोगों का। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही पॉइंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिए कि इसमें दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर्टी है, पीएमएमसी का भी प्रॉपर्टी है। क्यों? तो इसमें मूविंग कॉइल्स है। अच्छा, इसमें एमआई इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रॉपर्टी है। क्यों भाई? क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट। ठीक है, सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आप समझने का कोशिश करना है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए दो फिगर हम लोग यूज करते हैं। ये बड़ा कॉमन सा फिगर है, ये हर बुक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है। इसमें क्या रहता है कि एक फिक्स कॉइल रहता है। देखोगे ये जो कॉइल मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये फिक्स कॉइल होता है, और ये जो फिक्स कॉइल होता है इसका खासियत ये है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे एक ही फिक्स कॉइल को मान लो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका मतलब क्या है? जैसे एक कॉइल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगा। सपोज दैट 100 टर्न्स है, एक कॉइल में टोटल टर्न्स 100 है, तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? आप लोग समझ रहे हो? उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है 50 टर्न्स एक में और 50 टर्न्स दूसरे में। यही चीज किया गया, एक ही कॉइल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉइल। इसको क्या बोला जाता है? फिक्स कॉइल।
यानी कि ये और ये दोनों मिला के इसको क्या बोलोगे, फिक्स कॉइल बोलोगे। और ये एक ही कॉइल है बट इसको दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, तो these two कॉइल्स आर फिक्स कॉइल। ठीक है, अब देखिए ये जो फिक्स कॉइल होता है इसको छोड़ के एक कॉइल और होता है इसमें, यहां से ये आया, यहाँ पे लोड भी कनेक्टेड होता है। समटाइम्स यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिक्स कॉइल का जो करंट होता है वो कौन सा करंट होता है, लोड करंट होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यही कॉइल आया, ऐसे तार आया और यहाँ पे भी एक कॉइल है, यहाँ पे भी एक कॉइल है, और ये जो कॉइल है इसको मूविंग कॉइल बोला जाता है। ये ऐसे ही हवा में एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, और ये तार आके उसी कॉइल से कनेक्टेड है और उस कॉइल का दूसरा छोर ऐसे बाहर चला गया है। ठीक है, तो ये जो कॉइल है ना इसको मूविंग कॉइल बोला जाता है। इसको मूविंग कॉइल क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये मूव करेगा, कब, ड्यूरिंग द वर्किंग, और इसी के मूव करने के कारण हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, और ये इसका पॉइंटर लगा हुआ है। जब मूविंग कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा तो पॉइंटर उसी से अटैच होता है, या कह सकते हो स्पिंडल से भी अटैच होता है, और ये पॉइंटर जो है ये स्केल पे, ऐसे स्केल बना हुआ है, इस स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर दो इंस्ट्रूमेंट्स आपने इससे पहले पढ़ाया, एक था पीएमएमसी और दूसरा था एमआई, ठीक है और दोनों का स्केल तो हम लोग अलग अलग देखे हैं। पीएमएमसी का जो स्केल था वो लीनियर स्केल था, उसके लिए आपने इक्वेशन भी बताया था, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग। और दूसरा आपने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया था जिसका नाम था एमआई यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, उसका जो स्केल था वो नॉन लीनियर स्केल था। अब सर इसका स्केल कैसा होगा, सवाल है ना मन में, तो चलो बताते हैं इसका जवाब। इसमें जो स्केल होता है ना वो नॉन लीनियर स्केल होता है, इसको याद रखोगे, नॉन लीनियर स्केल। और नॉन लीनियर स्केल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, जिसमें रीडिंग एक समान नहीं होता है। आप लोगों को बता चुके हैं, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, 9 के बाद 16, 25 ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आता है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो इक्वेशन होगा वहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। टीडी यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, इसलिए इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन कि भैया बताओ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, आप बताओगे कि सर नॉन यूनिफॉर्म होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो फिर आप बताना कि सर इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क स्प्रिंग मूविंग कॉइल्स पे प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का स्क्वायर का। ठीक है, आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सामने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा अच्छा बच्चा पढ़ा है। ठीक है, चलो इसको मार्क्स दे देते हैं, इसको नौकरी दे देते हैं। चलिए, तो ये कहानी है। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्शन आप एग्जाम्स में बना सकते हो, बड़ा सिंपल सा ये कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो दिखाए नहीं गए हैं, और वो एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको जब खोल के देखिएगा तो वो पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। आप इमेजिन करो कि अभी तक एमआई में और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स पढ़े हो जो पार्ट्स यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो, सोचो एक बार ही सोच लिए तो 2-3 पार्ट्स का नाम जरूर आ रहा होगा। एक स्पिंडल जो रॉड होता है जिसपे सारा कंस्ट्रक्शन किया रहता है, दूसरा कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग। और कंट्रोल स्प्रिंग को छोड़ के और भी कुछ ध्यान आ रहा है, तो कंट्रोल स्प्रिंग को छोड़ के और भी एयर डैम्पिंग वगैरह नहीं दिखाया गया है। तो सवाल ये है कि सर एयर डैम्पिंग, वेट बैलेंसिंग, ये सब होता है या नहीं होता है इस इंस्ट्रूमेंट्स में, स्पिंडल होता है या नहीं होता है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है कि नहीं। कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होगा तो एक देखोगे क्या दिक्कत है इसमें कि अगर इसका पॉइंटर मूव करेगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके नहीं रुकेगा, ये मूव करते रह जाएगा, तो सही रीडिंग नहीं आएगा। इसलिए कंट्रोल स्प्रिंग का होना जरूरी है। अभी तक इतना सारा डेरिवेशन कर चुके हो, मैंने आप लोग को बताया है कि जहाँ पे टीडी टीसी के बराबर हो जाए। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोड्यूस करके देगा, कंट्रोलिंग टॉर्क तो स्प्रिंग प्रोड्यूस करके देता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क का जो टॉर्क होता है उसको टीसी
कंट्रोल सॉरी जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है उसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। टीसी टीडी के बराबर होता है, तभी आपका पॉइंटर जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुकता है। तो भैया कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए तो स्प्रिंग का होना मस्ट है, जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो चलिए अब हम आप लोग को एक और फिगर बता रहे हैं, ये फिगर भी अपने जगह पे सही है। आप एग्जाम में जब आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो ये भी फिगर बना सकते हो। चलो एक और फिगर बनाते हैं, उससे सारे चीजों को हम समझाएंगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर में याद रखना कि एक मूविंग कॉइल्स होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल होगा, ठीक। मूविंग कॉइल जो होता है कुछ इस तरीके से कॉपर वायर का बना हुआ होगा, ठीक है, ये मूविंग कॉइल होगा। और ये जो मूविंग कॉइल होता है ना, ये स्पिंडल पे रहता है। किस पे रहता है? स्पिंडल पे। अब देखो यहाँ पे रहेगा स्पिंडल, ठीक है, इसी स्पिंडल पे ये सारा कहानी शुरू होगा। यहाँ से जाएगा स्पिंडल, स्पिंडल के नीचे होगा ज्वेल बेरिंग, ठीक है, ज्वेल बेरिंग, यहाँ पे रहता है ज्वेल बेरिंग, ठीक है। सारे पार्ट्स का नाम लिखते जाते हैं। ये स्पिंडल है, ऑलरेडी आप लोग को पता है, स्पिंडल के ऊपर में ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग भी दिखाएंगे हम लोग, इसी के लिए तो ये फिगर बना रहे हैं। ये दो स्प्रिंग इसमें लगा हुआ रहता है, इसको कंट्रोल स्प्रिंग बोलते हैं। दो कंट्रोल स्प्रिंग है। इसी कंट्रोल स्प्रिंग के पास से या इस स्पिंडल के पास से आप एक पॉइंटर दिखा दो, इसी से एक पॉइंटर लगा रहता है। ये क्या है भाई? हमारा पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर है, पॉइंटर। और पॉइंटर के साथ यहाँ पे स्केल भी होगा, ठीक है। ये स्केल कैसा होगा भाई? तो ये स्केल होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका मूविंग कॉइल है, इसका नाम लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल के साथ साथ इसमें फिक्स कॉइल होता है, शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो फिक्स कॉइल होता है उसका कहानी क्या है? तो ये दो इक्वल पार्ट में इसका फिक्स कॉइल बटा हुआ रहता है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में इसका फिक्स कॉइल बटा हुआ रहता है। चलिए आ जाइए, देखिए ये हाफ पार्ट हो गया उस फिक्स कॉइल का, और रिमेनिंग हाफ पार्ट इसका इस साइड में होगा, ठीक है, ऐसे, क्लियर। और यहां पे लगा हुआ रहता है लोड, LOAD, लोड, क्लियर। अब आ जाइए, फिर यही आके कनेक्टेड रहता है कहां पे भाई? तो यही आके यहां से कनेक्टेड है, देखोगे यहां से कनेक्टेड है, किससे? तो ये मूविंग कॉइल से। और फिर मूविंग कॉइल से ये तार निकला हुआ होगा और यही बाहर जाएगा ऐसे, ठीक है। यहां से इनपुट करेगा करंट, ठीक है, I करंट हमारा इनपुट करंट है, जो कि इस फिक्स कॉइल से होते हुए वो उसी फिक्स कॉइल से, मतलब उसी के हाफ पार्ट से पास करते हुए, लोड से पास होते हुए, मूविंग आयरन से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉइल, फिक्स्ड कॉइल। ये भी हमारा क्या है? फिक्स कॉइल ही है, फिक्स्ड कॉइल है, क्लियर। एक ही फिक्स कॉइल था, दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ रहता है। हाँ, यहाँ पे डैम्पिंग फिर छोड़ गया, एयर डैम्पिंग यहाँ पे यूज होता है, बहुत बारी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात होता है सेमेस्टर के दौरान, ये सब जब भी पढ़ाई कीजिए तो ध्यान दे के पढ़ा कीजिए, नहीं तो आगे ये सब टॉपिक है परेशानी में डाल देता है, पूछ देता है कि कौन सा डैम्पिंग यूज होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में। तो याद रखना एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। क्या लिखोगे? एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो कि ऑसिलेशन को बैलेंस करता है, ऑसिलेट नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन जब बनाते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे हर एक चीज जो आपके दिमाग में रह जाता है कहीं ना कहीं डाउट के रूप में, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसको हम लोग कंट्रोल स्प्रिंग बोलते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग बोलते हैं, ओके। दो कंट्रोल स्प्रिंग स्पिंडल से लगा हुआ है, ठीक। तो यही कंस्ट्रक्शन है। आप ये भी कंस्ट्रक्शन चाहो तो बना सकते हो, और नहीं तो फिर ये तो सही है ही, यही यूनिवर्सल इसका डायग्राम चलता है। यूनिवर्सल मतलब मैक्सिमम बुक्स आप जब फॉलो करोगे, अब मैक्सिमम बुक पढ़ोगे तो यही फिगर दिखाया हुआ रहेगा।
दोनों एक ही फिगर है, दो अलग अलग फिगर नहीं है। ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही हैं। ठीक है, इस फिगर को इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इसमें हर एक पार्ट्स को हम लोग दिखा सकते हैं, हर एक पार्ट्स को दिखा सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन में तो हम लोग एक एक पार्ट्स को ही डिस्कस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जैसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स कॉइल के बारे में। देखोगे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स लिखो। देखो आदत है ना वाट मीटर लिखने का, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स हैज a fixed coil divided into two parts and each connected in series with the load। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में एक फिक्स कॉइल होता है जो डिवाइडेड होता है दो हिस्से में, दो पार्ट में, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। सीरीज के साथ ये जो इसका फिक्स कॉइल होता है लोड के साथ, सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के साथ। इसका जो फिक्स कॉइल होता है लोड के साथ ऐसे सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉइल कैरीज लोड करंट। ये जो फिक्स कॉइल है ये भी फिक्स कॉइल है, ये भी फिक्स कॉइल है, और इसमें कौन सा करंट पास हो रहा है भाई, तो इसमें जो करंट पास हो रहा है ये लोड करंट है। अपना यहाँ पे IL जो फ्लो हो रहा है तो यही सेम करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब देखोगे फिर हमने क्या लिखा है, फिक्स कॉइल कैरीज लोड करंट एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो फिक्स कॉइल है ये लोड करंट को कैरी करता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब है एक समान मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा। सपोज डेट ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ये साउथ पोल बन रहा है, मतलब इसका हाफ पार्ट जो है फिक्स कॉइल का ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, तो रिमेनिंग जो ये दूसरा वाला पार्ट है अगर साउथ पोल की तरह काम करेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। क्लियर है, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है या फ्लक्स डेंसिटी होता है वो एक समान होगा। क्लियर है, तो बोला गया कि जो फिक्स कॉइल होता है वो लोड करंट को कैरी करता है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोड्यूस करके दे देता है, या एट द सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट के बीचों बीच एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। दिस कॉइल्स आर एयर कोड। ये जो कॉइल्स होते हैं एयर कोड होते हैं, हवा में ही आपको कॉपर वायर लपेट के बनाया गया है। ठीक है, कॉपर वायर से लपेट के दिखाएं, पहले भी दिखा चुके हैं, इसलिए हर चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग उतने भी छोटे बच्चे नहीं हो। कॉपर वायर को हवा में ही लपेट दो या कॉपर वायर को इस पेन पे लपेट दो, पेन को बाहर निकाल दो, हवा में रहेगा। ठीक है, चलो। Fixed coils are wound with fine wire for using it voltmeter। जब वोल्टमीटर बनाना होता है इस वाट मीटर से तो फाइन वायर से इसका फिक्स कॉइल बनाया जाता है, पतला महीन तार से। जब वोल्टमीटर का डिजाइन किया जाता है तो महीन तार से क्यों डिजाइन किया जाता है, आगे आप लोगों को जब मैं इसका वाट मीटर पढ़ाऊंगा यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सब चीज आप लोग को मिलेगा। रेसिस्टेंस क्या करना होता है, रेसिस्टेंस को ज्यादा रखने के लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस ज्यादा रखने के लिए थिन वायर से वाइंडिंग किया जाता है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई रखा जाता है इसी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, व्हाइल अमीटर एंड वाट मीटर इट इज वाउंड विथ हेवी वायर। मोटे तार से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है जब इससे अमीटर या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का डिजाइन किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है ऑलरेडी जानते हो, मोटा तार होगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ए ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। तो ये कब होगा, मोटा तार यूज करेंगे कब, जब अमीटर और वाट मीटर इससे बनाया जाता है तब। फिक्स कॉइल इज ऑल्सो नोन एज करेंट कॉइल। ये जो फिक्स कॉइल होता है ना इसको करेंट कॉइल बोला जाता है। हम बताना उधर भूल गए थे, दिमाग में था बट निकल गया था, चलो अभी बता देते हैं। इसको फिक्स कॉइल को करेंट कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करेंट कॉइल। ये भी याद रखना है, करेंट कॉइल इसको बोला जाता है। ये दोनों फिक्स कॉइल को करेंट कॉइल बोला जाता है। और ये जो मूविंग कॉइल होता है बीच में इसको तो मूविंग कॉइल बोला ही जाता है, साथ ही साथ इसको प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल कॉइल बोला जाता है। याद रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल के बारे में। मूविंग कॉइल इज वाउंड
on a non-metallic former and mounted on a aluminium spindle। एल्युमिनियम स्पिंडल के ऊपर में ये माउंटेड रहता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर में माउंटेड रहेगा। इस फिगर से पता नहीं चलता बट इस फिगर से आराम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्पिंडल ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रॉड होता है ये स्पिंडल होता है और ये जो स्पिंडल होता है इसी के ऊपर में आपका ये मूविंग कॉइल कंस्ट्रक्टेड है और ये एक ऐसे मटेरियल के ऊपर में कंस्ट्रक्टेड होगा जो कि नॉन मैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा या हवा में भी हो सकता है, एयर कोर भी हो सकता है। ठीक है, जबकि आप लोग पीएमएमसी पढ़े थे तो वहां पे हमने बताया था कि एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर में इसको बनाया जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है, हिस्टैरिसीस लॉस इसमें नहीं होता है। चलिए, मूविंग कॉइल इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल और प्रेशर कॉइल। मूविंग कॉइल्स को, ये जो मूविंग कॉइल्स है इसको प्रेशर कॉइल और पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। इट इज कनेक्टेड बिटवीन टू फिक्स कॉइल एंड अक्रॉस द सप्लाई। ये जो मूविंग कॉइल्स होता है ये दोनों फिक्स कॉइल के बीच में रहता है या फिर इधर से वोल्टेज सप्लाई या जो भी ये सप्लाई है इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में। ठीक है, कंट्रोलिंग किससे प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें दो स्प्रिंग यूज होता है जो कि स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ रहता है टॉप एंड बॉटम साइड में, उसी के बारे में लिखा हुआ है। कंट्रोल टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग यूज होता है। कभी कभी पूछ देता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो हमेशा याद रखना है फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ होता है। किसका, फॉस्फर ब्रोंज का इसका स्प्रिंग बना हुआ रहता है। मूविंग सिस्टम, अब देखो मूविंग सिस्टम में क्या क्या आएगा, द मूविंग कॉइल इज माउंटेड ऑन द एल्युमिनियम स्पिंडल। एल्युमिनियम का जो स्पिंडल होता है उसी पे मूविंग कॉइल बीच में लगा हुआ रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ काउंटर वेट एंड पॉइंटर, जिसमें काउंटर वेट भी लगाया रहता है और पॉइंटर इसी स्पिंडल पे लगा हुआ रहता है। जब ये घूमता है तो अपने साथ पॉइंटर को भी घुमाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डैम्पिंग की बात करते हैं। द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय एयर फ्रिक्शन। इसमें जो बोला जा रहा है कि डैम्पिंग टॉर्क होता है वो एयर फ्रिक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बाय ए पेयर ऑफ एल्युमिनियम वैन व्हिच आर अटैच्ड टू द स्पिंडल ऑफ द बॉटम। देखो इसमें एक वैन भी लगा रहता है, एल्युमिनियम वैन। देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका एल्युमिनियम वैन इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये इसी से कनेक्टेड रहता है। तो एयर फ्रिक्शन इसमें यूज होता है, मेनली आप लोग को यही याद रखना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस तरह का डैम्पिंग यूज होता है तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। स्केल की बात कर लेते हैं। ए नॉन यूनिफॉर्म स्केल इज यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी मेजरमेंट। इसमें जो यूज होता है स्केल वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, तो ऑब्वियसली इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्केल यूज होता है। चलिए थोड़ा सा इसका वर्किंग पढ़ा देते हैं। वर्किंग तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले आपको वर्किंग समझा देते हैं जो कि पहले से आप लोग का जाना पहचान है। इसका वर्किंग हमेशा याद रखना कैसा होता है, डीसी मोटर की तरह होता है। डीसी मोटर में क्या पढ़े थे आप लोग कि भाई जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, देखिए होगा क्या। यहाँ से जब करंट पास होगा, सुनिए और समझिए, एक बार में समझ जाना है। दो तरीके से वर्किंग समझाया रहता है। अलग अलग राइटर का बुक पढ़ोगे, वर्किंग अलग अलग टाइप से सबने समझाया, लेकिन सबका मीनिंग सेम है, सबका मीनिंग सेम है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ से चला कोई आई करंट, यही आई करंट इस फिक्स कॉइल से फ्लो होगा, ऐसे इंटर करेगा इस फिक्स कॉइल से होते हुए, फिर ये करंट चला जाएगा कहाँ पे, दूसरे फिक्स कॉइल में। फिर यहाँ से करंट आपका ऐसे पास होगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जब ये फिक्स कॉइल से करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों फिक्स कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इंस्ट्रूमेंट्स के सेंटर पे ये क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सपोज दैट ये नॉर्थ पोल बना तो ये साउथ पोल बनेगा, तो नॉर्थ से साउथ के तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा ये दोनों फिक्स कॉइल। क्लियर। उसके बाद यही करंट लोड से होते हुए वापस कहां जाएगा, ये मूविंग कॉइल्स में जाएगा। इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होके ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब देखो
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये तो कॉपर वायर का रहता है या कि कोई कंडक्टर का रहेगा, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा कहाँ गया है? ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और फराडे साहब ने बताया था, जिन्होंने फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया था, उन्हीं का प्रिंसिपल ये बोलता है कि भैया अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे फोर्स लगेगा। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। मतलब जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स लगता है। फोर्स का डायरेक्शन BIL से फोर्स का मैग्नीट्यूड BIL फार्मूला से निकाल लेंगे, और डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग किससे निकाल लेते हैं? तो वो हम लोग निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसके करंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये मिडिल वाला, ये वाला फिंगर, ये सब बताया हुआ मेरा, और इस साइड में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो मिडिल फिंगर हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और उसके बाद थंब निकालेंगे। थंब फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो कॉइल है, जिसमें एक साइड का कॉइल, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इनसाइड द सरफेस फोर्स लग रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों को। यहाँ पे फोर्स इनसाइड द प्लेन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाले? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और उससे हम लोग को पता चल रहा है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग फिर से फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, और फिर अपना थंब बाहर निकालेंगे। जब थंब को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। F आउट लिखेंगे, यहाँ पे F इन लगेंगे। अब मान लो एक ही चीज है और उसके दो पार्ट पे, दो साइड पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा? ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे मूव करेगा तो इसके साथ साथ ये जब मूव करेगा तो स्पिंडल भी मूव करेगा, और स्पिंडल से इसका पॉइंटर कनेक्टेड है, पॉइंटर भी मूव करेगा। और इसका जो टोटल मूवमेंट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है। हालांकि वोल्टेज पे भी डिपेंड कर सकता है, बट अभी आप उतना दिमाग मत लगाओ, आप बस इतना समझो कि करंट पे डिपेंड कर रहा है। और उसी के लिए हम इक्वेशन भी करा देंगे। डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो वैल्यू होता है TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होगा, ठीक है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और उतना ज्यादा करंट का रीडिंग ये बताएगा। कम करंट फ्लो होगा तो कम रीडिंग बताएगा। 1 एम्पियर का होगा तो ये 1 एम्पियर का रीडिंग बताएगा, कम डिफ्लेक्ट करेगा। 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा और 10 एम्पियर का रीडिंग देगा। क्लियर? और ये सब पढ़ा हुआ आपका, तो ये भी एक तरीका है। बहुत लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि भैया ये बुक्स में दिया हुआ रहता है, ये करंट आएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये साउथ पोल बना रहा है, तो ये जो करंट कॉइल है, मूविंग कॉइल है, इसमें ये साउथ के सामने नॉर्थ बन जाता है, ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसके कारण भी डिफ्लेक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। दोनों एक ही बात है यार, ठीक है। हम जैसे बताए, ये वही वाला कहानी बताए जो PMMC में बताए थे। DC मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तो वही रखो ना। जितना इजी से इजी कोई टॉपिक समझ सकते हो, उतना इजी से इजी किसी चीज को समझने का कोशिश करो। तो यही वर्किंग है। अब इसी को हम लोग को, हाँ, अब एक चीज जो हम भूल गए बताना आप लोगों को, वो ये है कि सर DC और AC का आप केस बताए थे, DC और AC के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले DC का कहानी बताते हैं। देखो DC करंट का आप लोग को जहां तक नेचर पता होगा, तो DC हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मतलब किसी सर्किट में अगर DC करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता। देखो ऐसे ही करंट फ्लो होगा ऑलवेज ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ पोल फिक्स होगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन फिक्स होगा, तो फिक्स डायरेक्शन में फोर्स इस पे या टॉर्क लगेगा तो ये अपना मूवमेंट दिखाएगा। DC के केस में, DC तो दम बच्चा वाला है, DC का ही अभी तक वर्किंग पड़े हैं। लेकिन AC होगा तो क्या होगा? तो देखो AC का क्या स्वभाव होता है। AC जो होता है ना, ये पॉजिटिव हाफ और निगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल बनाता है। मान लीजिए पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है, अभी AC का पॉजिटिव साइकिल है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, देखोगे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो उसके लिए ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ये साउथ पोल बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसको कॉइल 1 बोल देते हैं,
ठीक है, इसको कॉइल 1 बोल देते हैं, इसको कॉइल 2 बोल देते हैं। अब कॉइल 1 टू कॉइल 2 होगा और बाकी जो करंट का डायरेक्शन है वो तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। और इसके लिए हमारा फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे तो ये इन और ये आउट लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा। जब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा तो करंट जब इधर से इंटर कर रहा था वो करंट अब चेंज हो जाएगा। अब करंट यहां से पास होगा और ऐसे जाएगा इस कॉइल से होते हुए, अब यहां से करंट इंटर करेगा। देखो सारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट अब यहां से इंटर करेगा ऐसे होते हुए, यहां से ऐसे इंटर करेगा, फिर ऐसे होके ऐसे बाहर हो जाएगा। मतलब पहला पॉजिटिव साइकिल में जहां से इंटर कर रहा था, अब निगेटिव साइकिल में वहां से करंट आउट हो रहा है। अब देखोगे जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज किया, यहां से इंटर किया, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिएगा बोर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ है। अब ये नॉर्थ बन गया है, ठीक है, तो ये दूसरा वाला साउथ बन गया है, तो नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है। अब जब फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, देखो अब यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा, लो भैया, ठीक है, करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो होगा और यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा। चलिए फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। जब करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा और देखोगे फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, हमारा ये बायां हाथ है, फील्ड के डायरेक्शन में ये रखे, करंट अब इसमें नीचे की तरफ है, तो हमने नीचे की तरफ किया, फिर थंब को बाहर किया। देखोगे थंब ऐसे किया तो अभी भी फोर्स अंदर की तरफ ही लग रहा है, तो देखो यहाँ पे फोर्स अंदर ही लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अब इसमें देखो ये कॉइल में पहले वाले साइकिल में ऊपर की तरफ था, अब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। देखो करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन सेम रह जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, करंट नीचे की तरफ फ्लो होने लगा हाफ पोर्शन में, तो फोर्स सेम डायरेक्शन में रह जाएगा। करके देख लो ना, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है, फोर फिंगर फील्ड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मिडिल फिंगर नीचे की तरफ करंट के डायरेक्शन को, उसके बाद थंब निकालेंगे, ये तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो थंब अंदर की तरफ फोर्स लगा। आ जाओ ये वाला के लिए करते हैं, यहाँ पे फोर फिंगर, यहाँ पे करंट ऊपर, तो हम अपना मिडिल फिंगर ऐसे किया, फिर थंब निकाले बाहर की तरफ, यानी कि ये जो हाफ कॉइल है इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो रहा है, तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। थंब हमारा बाहर की तरफ, पहले भी बाहर की तरफ ही था, एफ आउट लिखे थे, अभी भी एफ आउट है, बाहर ही फोर्स लग रहा है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है कि एसी के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या निगेटिव हाफ साइकिल हो, करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, फील्ड डायरेक्शन चेंज कर लेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए डिफ्लेक्शन जो है पॉइंटर पे एक समान मिलेगा। एसी के केस में पॉजिटिव साइकिल हो निगेटिव साइकिल हो, डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर आ रहा है समझ में? तो इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, पीएमएमसी का भी प्रॉपर्टी है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रॉपर्टी है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स एसीडीसी पे काम करता था, बट उसमें मूविंग कॉइल नहीं था, उसमें मूविंग आयरन था। और पीएमएमसी का क्या कहानी था, पीएमएमसी जो था वो सिर्फ डीसी पे काम करता है, बट ये एसीडीसी दोनों पे काम करता है। पीएमएमसी में मूविंग कॉइल था, तो इसमें भी मूविंग कॉइल है। आ रहा बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रीप्ले करके देख लेना, इसका वर्किंग जरूर समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बाद बाकी तो जानते हो आप लोग, यहाँ पे स्प्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग का काम क्या है, तो जब ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, स्केल पे मूव करेगा, तो इस पे एक फोर्स एग्जॉर्ट करता है, किस पे, स्प्रिंग पे। एक टाइम पे ये जो स्प्रिंग है टीसी प्रोड्यूस करते रहता है, एक टाइम पे टीडी टीसी के बराबर हो जाता है। तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे टीडी टीसी के बराबर होगा, तो पॉइंटर एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और हमारा पॉइंटर ज्यादा वाइब्रेट नहीं करे, ऑसिलेट नहीं करे, स्मूथली ऐसे इंक्रीज करे, उसके लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज किया गया है। सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसके जो पॉइंट्स है वर्किंग के, वो अगले क्लास में जब हम आएंगे टॉर्क इक्वेशन कराएंगे, तो यहाँ पे इसका जो भी वर्किंग का पॉइंट है इसको पढ़ के सुना देना है, बस जो हमने समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग एक काम करना, इस वीडियो के बाद अगला जो लेक्चर है वो तुरंत देखना, कंटिन्यूअसली देख लेना, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।